राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन था और इसी के चलते तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा दमखम इस उपचुनाव के लिए झोंक दिया है और दम इतना लगाया कि राजस्थान की राजनीतिक फिजाओं में बटेंगे तो कटेंगे जैसे जो नारे हैं वो भी सुनाई देने लगे थे, जो अब तक राजस्थान की सियासी परिधि से बाहर ही चल रहे थे। अब वो राजस्थान की परिधि के भीतर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक एंटर कर गए हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐतराज जताया गया और चुनाव आयोग से इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस तरह के नारों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही साथ चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन था। जाहिर तौर पर जो दमखम लगा रहे थे उसमें कुछ नेताओं ने मारपीट का आरोप भी लगाया। दरअसल दौसा में निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं रितु शर्मा, उनके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप भी लगे हैं और इस तरह के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं। खैर, आज चूंकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, आज से उपचुनाव का प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को इसके परिणाम आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि भाई किसने आखिर कितना दम लगाया और जनता ने किसके नाम पर मुहर लगाई। खैर, आज किन सवालों पर चर्चा होगी, किन सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे, यह आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि 7 की शतरंज में किसको शह और किसको मात मिलेगी। इन 7 सीटों पर जो तमाम राजनीतिक दलों ने और तमाम राजनेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, इसका परिणाम किसके पक्ष में आएगा या किसके पक्ष में आ सकता है। सवाल दूसरा, हनुमान बेनीवाल कौन से मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं और क्यों, यह भी समझने की जरूरत है। दरअसल जिस तरीके से अपनी पत्नी को खींवसर की सीट पर प्रत्याशी बनाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं हनुमान बेनीवाल, एक के बाद एक उनके बयान सामने आए। अपने प्रतिद्वंदियों से भी एक कहें तो वाक युद्ध उनका नजर आया और अब वो ये कहते भी नजर आए कि कुछ एक मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है, इस मुख्यमंत्रियों की लिस्ट को वो जेल में पहुंचा देंगे। इस सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल एक और है कि पायलट की फोटो से किसको निपटाने की बात की जा रही है। दरअसल एक चुनावी जनसभा में पायलट की फोटो का जिक्र हुआ और इस फोटो से यह कहा गया कि देखिए भाई, वो साहब तो निपट गए, अब इन साहब के निपटने की भी बारी है। और हैरानी की बात यह है कि यह बात उसी सभा में कही गई जहां पर सचिन पायलट मंच पर मौजूद थे। खैर, किस कंटेक्स्ट में यह बात कही आगे आपको समझाऊंगा। चौथा सवाल, एसीबी को सौंपेंगे सबूत किरोड़ी लाल मीणा, जो सबूत उन्हें अपने साढ़ू के खिलाफ मिले हैं। उपचुनाव है, जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप की लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त में एक आरोप लगा तो हमने सवाल भी खड़ा कर दिया। इन तमाम सवालों को चलिए आगे टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर से अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी को लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। चलिए, ये जो चारों सवाल थे इनको एक एक करके समझेंगे। इसके साथ साथ जो 7 सीटें हैं उन पर क्या चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक किस तरह का माहौल बना हुआ है और किसका पलटा भारी नजर आ रहा है। देखिए, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सीट सलुम्बड़ से शुरुआत करेंगे। सलुम्बड़ सीट पर देखिए, यूं तो 3 सीटों पर खास करके 84, झुंझुनू और देवली उनियारा पर यह कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और टक्कर का त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो हर एक सीट पर ही त्रिकोणीय मुकाबला है। वो एक अलग बात है कि झुंझुनू 84 और देवली उनियारा पर यह त्रिकोणीय फाइट कुछ ज्यादा ही मुश्किल होती नजर आ रही है। अब देखिए, सलुम्बर की हम बात कर रहे हैं। सलुम्बर में एक तरफ से कहा जा रहा था कि भाई देखिए, यहां पर अमृतलाल मीणा साहब का निधन हुआ तो एक सिंपैथी फैक्टर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सिंपैथी फैक्टर जिस तरीके से रामगढ़ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है, धरातल पर सलुम्बर में सिंपैथी फैक्टर उस तरीके से इस बार बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रहा। शांता देवी मीणा, जो अमृतलाल मीणा की पत्नी है, उनको इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो रेशमा मीणा को खड़ा किया है कांग्रेस ने। उधर
भारत आदिवासी पार्टी ने जितेश कटारा, जो कि एक युवा चेहरे हैं, उन पर इस बार भरोसा जताया। हालांकि यहां भी देखिए, इन तीनों के मैदान में उतरने से यह पूरी जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है। अब कांग्रेस की तरफ से अपना कैंडिडेट रेशमा मीणा को बनाया गया। बीएपी कह रही थी कि देखिए ये सीट इस बार छोड़ दीजिए, और इसी कश्मकश में ये गठबंधन नहीं हो पाया तो कांग्रेस ने अपना जो है यहां पर कैंडिडेट उतारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस त्रिकोणीय फाइट में क्या वाकई कांग्रेस ने जो कैंडिडेट अपना खड़ा किया है वो बीएपी का गेम खराब कर देगा क्या, या फिर जो एक सिंपैथी फैक्टर को बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि अभी तक उस सिंपैथी फैक्टर को यहां पर कैच नहीं कर पाई है, या उस सिंपैथी फैक्टर के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जिस लेवल पर रामगढ़ में कांग्रेस खड़ी हुई है। तो क्या यहां पर उस सिंपैथी फैक्टर के ना रीच कर पाने के चलते बीजेपी को यहां पर नुकसान हो जाएगा क्या, यह एक महत्वपूर्ण सवाल। रामगढ़ का भी जिक्र करते हैं। रामगढ़ में ठीक इससे उलट, ठीक सलुम्बर से उलट, रामगढ़ में विधायक जुबैर खान के निधन के बाद से वो सिंपैथी फैक्टर सलुम्बर में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए यहां पर बना हुआ है। ये एक मेजर, या यूं कहें कि एक अपर हैंड जरूर रामगढ़ में बीजेपी के लिए है। लेकिन रामगढ़ में चूंकि आर्यन जुबैर खान, जो कि बेटे हैं जुबैर खान के, उनको टिकट दिया है, सिंपैथी फैक्टर उनके साथ है, इसलिए मजबूत भी आर्यन जुबैर खान जो है इस सीट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सुखवंत सिंह हैं बीजेपी के कैंडिडेट, उनके लिए एक बिग प्लस ये हुआ क्योंकि आजाद समाज पार्टी की जो प्रत्याशी थी हाल ही में सुमन मजोजा, उन्होंने बीजेपी के सुखवंत सिंह को अपना हाल ही में समर्थन दिया उस मंच से जिस पर खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद थी। तो बड़े एक मैसेजिंग के साथ ये संदेश यहां पर दिया गया था, यानी बीजेपी ने हर एक कील कांटे को कसने की कोशिश की है। तो सिंपैथी फैक्टर भले कांग्रेस के साथ रामगढ़ सीट पर नजर आ रहा हो, लेकिन यहां पर चुनौती इसलिए बन जाती है कांग्रेस के लिए क्योंकि बीजेपी ने अपना दमखम, अपनी ताकत, अपनी रणनीति, अपनी दांवपेच लगाने में यहां किसी तरह की कोई कोर कसर जो है वो छोड़ी नहीं है। इसलिए रामगढ़ की सीट यहां पर एक बाइपोलर चुनाव में कांटे की टक्कर के तहत इसको माना जा रहा है। खींवसर की अगर सीट की बात की जाए तो खींवसर में पूरा दमखम झोंक दी है अब हनुमान बेनीवाल ने। अपनी पत्नी को इस सीट पर प्रत्याशी बना करके हनुमान बेनीवाल लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, एक के बाद एक जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सीट पर देखी गई। हालांकि इस सीट पर भी देखिए बीजेपी की तरफ से रेवंत राम डांगा है, तो कांग्रेस ने भी यहां पर महिला कैंडिडेट को उतारा, रतन चौधरी को। महिला टू महिला एक फाइट यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, माफ कीजिएगा आरएलपी और कांग्रेस के बीच है। तो दूसरी तरफ रेवंत राम डांगा, जो हनुमान बेनीवाल के पुराने साथी माने जाते हैं, वो यहां पर हनुमान बेनीवाल का गेम बिगाड़ते नजर आ रहे हैं पूरा। अगर चुनावी कैंपेन, और इस चुनावी कैंपेन में हनुमान बेनीवाल की जो डेस्परेटनेस इस चुनावी कैंपेन के साथ साथ उनके आरोपों में, उनके प्रत्यारोपों में देखी गई, उससे कहीं ना कहीं ये लगा कि थोड़े छटपटाए से हनुमान बेनीवाल जरूर हैं। अब चूंकि यहां पर रतन चौधरी को कांग्रेस ने उतारा क्योंकि आरएलपी के साथ भी कांग्रेस का जो है इस बार गठजोड़ नहीं हो पाया, तो ये जो तीन त्रिकोणीय फाइट यहां पर बनी, इस लिहाज से हनुमान बेनीवाल कुछ परेशान जरूर थे। अब देखिए ज्योति मिर्धा पर उन्होंने आरोप लगाए, दिव्या मदेरणा के साथ एक तल्ख उनकी आरोप प्रत्यारोप की जोर आजमाइश हुई। ऐसा लगा कुल मिलाकर के दिव्या मदेरणा और ज्योति मिर्धा ने साथ मिलकर के जाट नेताओं, या यूं कहें जाट नेताओं के खिलाफ एक लामबंदी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो है वो शुरू कर दी थी, जाट नेताओं को मिलाकर के। लेकिन अब जिस तरीके से उनके बयान हैं, अब देखिए हनुमान बेनीवाल को चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में याद आता है कि पेपर लीक का एक मुद्दा है, फिर से वो कांग्रेस पर टारगेट करते हैं और कहते हैं कि 4-5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर इस सीट पर चुनाव जीत जाते हैं तो वो आंदोलन करेंगे। इससे पहले उनको आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे याद नहीं आ रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार का अंतिम या आखिरी चरण आते आते उन्हें पेपर लीक का मुद्दा भी याद आया और वो कह रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा जो पेपर लीक में या इस तरह की चीज़ों में शामिल रहे हैं। और उसमें से कुछ वो लोग भी हैं जो कांग्रेस में खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार समझते हैं। इन लोगों को आंदोलन करके जेल के पीछे
मैं भिजवाऊंगा, यह दावा कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अब सवाल यह उठता है कि अब से पहले क्यों हनुमान बेनीवाल आंदोलन पर गए? कब से राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे लगातार उठते आए हैं और इन पर सियासत होती आई है, लेकिन एक भी ऐसा बड़ा आंदोलन हनुमान बेनीवाल ने नहीं किया जिसमें कहा जाए कि युवाओं की और पेपर लीक जैसे मुद्दे की आवाज़ हनुमान बेनीवाल ने उठाई। तो सवाल ये उठा कि कांग्रेस को पेपर लीक के मुद्दे पर जिस तरीके से आखिरी चरण में प्रचार के टारगेट किया है हनुमान बेनीवाल ने, तो क्या कांग्रेस से भी गठबंधन न होने के बाद कांग्रेस का यहाँ पर कैंडिडेट उतरने से आरएलपी को, हनुमान बेनीवाल को परेशानी है क्या? और इस परेशानी का सीधा फायदा बीजेपी के रेवंत राम डांगा को मिलता नजर आ रहा है क्या? इसीलिए इतने तल्ख चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में हनुमान बेनीवाल नजर आ रहे हैं। बात देवली उनियारा सीट की भी। देवली उनियारा सीट में एक तरफ राजेंद्र गुर्जर हैं बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ कस्तूरचंद मीना कांग्रेस की तरफ से, और इन दोनों की ही दिक्कत बढ़ाते नरेश मीणा। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय फाइट है। अब कांग्रेस बीजेपी जहां पर एक बाइपोलर मुकाबला होना था, नरेश मीणा ने यहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही इस मुकाबले को त्रिकोणीय और इस तरीके का बना दिया कि हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि सीट पर आखिर होगा क्या। नरेश मीणा जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं उसमें कस्तूरचंद मीना से लेकर हरीश मीणा और तमाम नेताओं की जो है वो मुश्किल खड़ी हुई है। सचिन पायलट भी देखिए इशारों में कह चुके कि देखिए युवाओं को हमने ताकत देने का काम ज़रूर किया, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर कुछ नहीं। जो लोग पार्टी लाइन से हटकर समझते हैं उनके लिए आगे भी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि उन्हीं की एक सभा में एक पूर्व प्रत्याशी हैं, वो कह गए कि देखिए सचिन पायलट की फ़ोटो लगा करके इस तरह के कुछ लोग कांग्रेस में पहले रहे थे या कांग्रेस के इर्द गिर्द इस तरह के लोग रहे थे कि जो सचिन पायलट का फोटो लगाकर पार्टी से बगावत किया करते थे या पार्टी लाइन से थोड़ा इधर उधर जाया करते थे। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। कुछ एक नेताओं ने इस तरह की कोशिश की, हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने भी सचिन पायलट का फोटो लगाया था, लेकिन वो चुनाव में निपट गए। अब नरेश मीणा वो फोटो लगाकर घूम रहे हैं, वो भी इस चुनाव में निपट जाएंगे। अब देखिए, अब चुनावी बयानबाजी है, इसको हर कोई अपने लिहाज से या अपने राजनीति के धागे से उधेड़ बुन कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की जो एक कहीं ना कहीं अंदरूनी जो कला है या उस कला पर होती सियासत है वो उस मंच से भी नजर आई है। तो नरेश मीणा क्या कांग्रेस के लिए वाकई परेशानी बन गए हैं? और परेशानी बने हैं तो ये समझने वाली बात है कि पर्दे के पीछे आखिर नरेश मीणा को किसका सपोर्ट मिल रहा है, और क्या वाकई नरेश मीणा देवली उनियारा सीट पर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है या उस स्थिति में चुनाव प्रचार के आखिर में आ चुके हैं कि वाकई वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। खैर, नतीजों में ये बात साफ होगी। 84 सीट की बात की जाए तो यहां पर कारीलाल ननोमा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, महेश रोत कांग्रेस के कैंडिडेट, इसके अलावा अनिल कटारा बीएपी के कैंडिडेट हैं। अब बीएपी का गढ़ है, राजकुमार रौत की ये सीट है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाने से राजकुमार रौत को जरूर यहां पर थोड़ी परेशानी हो रही है। उनके जो कैंडिडेट अनिल कटारा हैं वो थोड़े से परेशानी में ज़रूर पड़े हैं, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर कैंपेनिंग रही है, मजबूत ये सीट मानी जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला होने से ये नहीं कहा जा रहा कि राजकुमार रौत के लिए परेशानी जो है खड़ी कर पाएंगे बाकी कांग्रेस के और बीजेपी के कैंडिडेट। झुंझुनू सीट पर देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में सीट जो है फंस सकती है। अमित ओला जो कि जाहिर तौर पर ओला परिवार की सीट रही है, वो कैंडिडेट इस बार कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का गढ़ ये सीट मानी जाती है। राजेंद्र भामू को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक करके पूरे इस बाइपोलर फाइट को त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। और त्रिकोणीय मुकाबला इस तरीके का कि वो यहाँ पर अपनी ही एक नई सियासत और बीजेपी कांग्रेस दोनों के वोट बैंक के भीतर सेंध लगा करके अपनी नई इक्वेशन बनाना चाहते हैं। खैर, अगर देखिए एक तरफ कांग्रेस इस सीट पर मजबूत है, लेकिन अगर राजेंद्र गुढ़ा अपनी लाल डायरी में से वो पैंतरा जो ये आजमाना चाह रहे हैं, अगर ये पैंतरा इस सीट पर चलता है तो कहीं ना कहीं फिर ये मुश्किल जो है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का तो गढ़ है और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लग सकती है। और इसका फायदा राजेंद्र गुढ़ा को खुद होगा या फिर राजेंद्र गुढ़ा
अपने पैतरों के जरिए बीजेपी के लिए यहां पर रास्ता खोल देंगे? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। दौसा सीट पर मुकाबला सीधा है। कई और निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां पर खड़े हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर डीसी बैरवा और जगमोहन मीणा, ये दो कैंडिडेट आमने सामने हैं। अब किसका पलटा भारी है? हालांकि डीसी बैरवा को लेकर तमाम नेताओं ने यहां पर पूरा जोर, कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर लगाया हुआ है, लेकिन जगमोहन मीणा का पलटा थोड़ा भारी माना जा रहा है। और क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा भी पूरी तरीके से हर एक पैंतरा यहां पर अपना रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि देखिए एसीबी, अब एसीबी के वो माफ कीजिएगा, साड़ू वाले बयान पर और डोटासरा के बयान पर पलटवार करते कह रहे हैं कि भाई वो तो साड़ू इसलिए उन्होंने बनाया कि उनके रिकॉर्ड भी, उनके सबूत भी मेरे पास पड़े हुए हैं। यानी किरोड़ी मीणा प्रचार के अंतिम दिनों में यह आरोप तक लगा गए कि भ्रष्टाचार के कुछ प्रमाण, जो भ्रष्टाचार गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है उसके प्रमाण भी उनके पास है। तो सवाल उठता है कि क्या अब एसीबी को डोटासरा के खिलाफ वो बयान जो हैं वो सौंपने वाले हैं किरोड़ीलाल मीणा, या फिर ये एक सीधे तौर पर एक राजनीतिक स्टंट इसको माना जाए? अब देखिए, जाहिर तौर पर चुनावी प्रचार में इस तरह की बयानबाजियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन एक तरीके से कहें तो जगमोहन मीणा साहब के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने अपना पूरा दम, ताकत इस चुनाव में लगा दी है। और कहीं ना कहीं जगमोहन मीणा का इस सीट पर थोड़ा पलड़ा भारी जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि कांटे की टक्कर फिर भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से जुटी हुई है, तो उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के दावेदार और उनकी मजबूती भी कहीं ना कहीं जगमोहन मीणा को परेशान कर सकती है। खैर देखना होगा। 23 तारीख को, अभी 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 23 तारीख को इसका नतीजा जब आएगा तब ये तय होगा कि आखिर इस उपचुनाव में किसे शह मिली और किसे मात। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।